स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्ते। आज हम जेरूसलम पे बात करने वाले हैं। जेरूसलम वही जगह है जहां पे विश्व के 3 धर्म जुडाइज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी आपस में सेंचुरी से लड़ रहे हैं टू हैव पावर अपॉन। जेरूसलम वही जगह है जो बेसिक मुद्दा है इजराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट का। जेरूसलम में जो ये 35 एकड़ की ज़मीन है ओल्ड सिटी में, वो वही जगह है जो आज के दिन हमास मांग रहा है। हमास ने ये जो रिसेंटली अटैक किया है उसमें मोहम्मद दैफ जो हमास के लीडर है, उन्होंने कहा है कि ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक जेरूसलम आज़ाद ना हो जाए, जेरूसलम पैलेस्टीनियन लोगों के पास ना आ जाए। तो आज समझते हैं जेरूसलम का क्या महत्व है, और इस वीडियो के माध्यम में ये भी समझेंगे कि तीनों धर्मों का क्या क्लेम है इस लैंड पे। हम ये भी देखेंगे कि करंट जियोपॉलिटिक्स में कौन सा पावर एक्चुअली प्रेजेंट है इस ओल्ड सिटी ऑफ जेरूसलम पे। तो चलिए समझते हैं जेरूसलम को। तो ये है जेरूसलम। यहाँ पे आप देखोगे कि 2 पार्ट्स हैं जेरूसलम का। एक है ओल्ड सिटी, ये पार्ट है ओल्ड सिटी का। पीछे की तरह जो आप देख रहे हो स्काई स्क्रेपर्स, वो है न्यू जेरूसलम। इजरायली पार्लियामेंट केनेसेट जिसे कहा जाता है वो न्यू जेरूसलम में आता है। ओल्ड सिटी ऑफ जेरूसलम में लार्जली क्वार्टर्स बनी हुई हैं। तो जूविश क्वार्टर है, मुस्लिम क्वार्टर है, आर्मीनियन क्रिश्चियन क्वार्टर्स हैं, ऐसे क्वार्टर्स बनी हुई हैं। एरियाज डिवाइडेड हैं इन कम्युनिटीज़ के बीच में। ओल्ड सिटी में जाने के लिए 7 गेट है, उसमें से एक गेट हमेशा के लिए बंद रहता है, उसको गोल्डन गेट कहा जाता है। जुडाइज्म या जूविश फेथ में जो उनका रिलीजियस किताब है तोरा में लिखा गया है कि जो मसीहा है वो माउंट ऑलिव की तरफ से आते हुए गोल्डन गेट से अंदर आएंगे, और गोल्डन गेट से आने के बाद टेम्पल माउंट में या हर हा बैत जिसे जुडाइज्म में इस एरिया को दैट इज टेम्पल माउंट को कहा जाता है, वहाँ आके जजमेंट डे में इंसाफ देंगे लोगों को। इसीलिए ये गेट हमेशा से बंद है। अब ये जो एरिया है ये सिर्फ जूस के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये मुस्लिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इस्लाम में भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आता है अल-अक्सा मॉस्क। अल-अक्सा मॉस्क इसे अगर इस्लाम में देखा जाए तो इस्लाम इस एरिया को हरम अल शरीफ कहते हैं। ये एरिया वही एक आफ्टर मक्का मदीना ये 3rd मोस्ट इम्पॉर्टेंट मस्जिद है फॉर ऑल मुस्लिम्स अक्रॉस द वर्ल्ड। ये भी समझेंगे क्यों है, बट पहले लोकेशन समझ लेते हैं। तो ये हो गया अल-अक्सा मॉस्क। उसके सामने ही आता है डोम ऑफ रॉक। अब डोम ऑफ रॉक को आप देखोगे तो दिस इज बेसिकली गोल्डन स्ट्रक्चर। यहाँ पे वॉल्स में कुरानिक इंस्क्रिप्शंस दी हुई हैं, और सिर्फ इस्लामिक पीपल ही अंदर जाते हैं, दैट इज मुसलमान लोग ही अंदर जाते हैं, नॉन मुस्लिम पीपल कैन नॉट एंटर दिस। अब इस प्लेटफॉर्म के उस तरफ आता है वेस्टर्न वॉल। तो ये है वेस्टर्न वॉल। वेस्टर्न वॉल शुरू होता है यहाँ से और चलता है सिर्फ यहाँ तक। तो इसी जगह को जो जूविश पीपल है इसी जगह को या इस वॉल को ही इंपॉर्टेंट मानते हैं। वो बोलते हैं कि ये वॉल 2nd टेम्पल का पार्ट है, एंड इसी वजह से पूरी दुनिया में उनके लिए सिर्फ यही वॉल है और यही स्ट्रक्चर है जो उनके धर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहीं पे आके वो अपनी मन्नतें मांगते हैं, यहीं पे आके इस वॉल को फेस करके वो अपना पूजा करते हैं। तो अगर आप देखते हो तो इट इज़ अ वॉल के ऊपर स्ट्रक्चर है। सो बेसिकली अगर आप देखते वॉल है, वॉल के इस तरफ डोम ऑफ रॉक आ गया, प्लेटफॉर्म आ गया, प्लेटफॉर्म के इस तरफ अल-अक्सा मॉस्क आ गया। अब आप खुद ही समझ सकते हो कि इन दोनों को अलग तो नहीं किया जा सकता है, और जब तक ये साथ में है तो दोनों धर्म क्लेम करेंगे कि ये जो प्लेटफॉर्म है टेम्पल माउंट जो है वो दोनों धर्मों के लिए इम्पॉर्टेंट है, और दोनों धर्म इस पे कंट्रोल करने के लिए साल पे साल लड़ते रहते हैं, सेंचुरी से लड़ रहे हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे क्रिश्चियनिटी का कहाँ पे आता है। तो ओल्ड सिटी में अगर आप टेम्पल माउंट से थोड़ा ओल्ड सिटी के अंदर जाते हो तो यहाँ पे आता है चर्च ऑफ होली सेपल्कर। वो इम्पॉर्टेंट है क्रिश्चियनिटी के लिए। तो हम समझेंगे क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या है, पर पहले तो समझना पड़ेगा कि टेम्पल माउंट का स्ट्रक्चर क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो अगर फिर से एक बार देख लेते हैं, ये वेस्टर्न वॉल है। वेस्टर्न वॉल में इसी को फेस करके ये जूइश पीपल पूजा करते हैं। और अगर आप
ये जो रास्ता है, ये जो आप देख रहे हो, वो बेसिकली पैसेज वे है जहाँ से नॉन इस्लामिक या नॉन पैलेस्टीनियन लोग बेसिकली टूरिस्ट जाते हैं टू विजिट द टेम्पल माउंट। अगर आप पैलेस्टीनियन हैं तो ओल्ड सिटी की तरफ से 2 गेट्स हैं जहां से आप आ सकते हो टू द टेम्पल माउंट। ये जो पैसेज है ये कंट्रोल में है इजरायली पुलिस या IDF, इजराइल डिफेंस फोर्सेस के अंडर पे आता है ये। अच्छा, अब जब आते हैं, बिफोर वी गो ऑन टू टॉक अबाउट कि क्या क्लेम है इन 3 धर्मों का, आई जस्ट वॉन्ट टू ब्रिंग टू योर नोटिस अबाउट द प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच। अब इस बैच में 3 कोर्सेज अवेलेबल है, एक है सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनियम। सिल्वर 23,999 रुपीज़ का है, जो 18 महीने तक आपको एक्सेस देगा टू लाइव लेक्चर्स, टू हैंड रिटन नोट्स, टू क्रक्स, डेली आंसर राइटिंग, मेंटरशिप, कई ऐसे फीचर्स हैं। गोल्ड 26,999 रुपीज़ एक्सेस आपको देगा 30 महीने के लिए, और प्लेटिनियम जो 29,999 रुपीज़ के लिए है, वो आपको एक्सेस देगा 42 मंथ्स के लिए। तो अगर आप सोच रहे हो कि अगले साल दैट इज 2024 में अटेम्प्ट देने का, तो सिल्वर कोर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बट अगर आप सोच रहे हो कि 2025, 2026, तो उसके अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हो कि कौन सा पैक आपको सही रहेगा। अगर आप कोड यूज करते हो DWLIVE, DW लाइव, आपको इन अट्रैक्टिव प्राइजेस में ये कोर्स मिलेगा। चलिए समझते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि जूविश फेथ या जुडाइज्म के लिए ये एरिया इंपॉर्टेंट क्यों है। अच्छा, तो ये जो डोम ऑफ रॉक है, डोम ऑफ रॉक दोनों धर्मों के लिए, दैट इज जुडाइज्म और इस्लाम के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये मान्यता है, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये जो तीनों धर्म हैं, जुडाइज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, तीनों धर्म अब्राहमिक रिलीजन को कहा जाता है। दैट इज ऑल 3 रिलीजन्स कम फ्रॉम प्रोफेट अब्राहम। ठीक है, तो सबसे पहले जो धर्म आता है वो है जुडाइज्म या जूविश फेथ का। अब जुडाइज्म के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि प्रोफेट अब्राहम को गॉड ने ऑर्डर किया था कि उनके 2 बेटे थे, आइजैक और इस्माइल। उनको ऑर्डर किया था कि उनके जो बेटे आइजैक, उनको सैक्रिफाइस करना है और माउंट मोराया में करना है। बाइबल में लिखी है माउंट मोराया। तो माउंट मोराया लार्जली टेम्पल माउंट को ही कहा जाता है, जो ये ऊपर का स्ट्रक्चर है उसी को माउंट मोराया कहा जाता है, माउंट ऑलिव के सामने। तो माउंट मोराया में ये माना जाता है कि डोम ऑफ रॉक में जाके अब्राहम, प्रोफेट अब्राहम अपने बेटे के साथ आइजैक को लेके जाते हैं, और उसी वक्त एक एंजल आता है और एक शीप लेके आता है उनके साथ, और वो बोलता है कि गॉड इज़ वेरी प्लीज्ड कि आप इतना बड़ा सैक्रिफाइस करने वाले थे, बट आपके बेटे की सैक्रिफाइस नहीं, इस शीप की सैक्रिफाइस की जाएगी। तो इसी वजह से ये जो एरिया है दैट इज डोम ऑफ रॉक इंपॉर्टेंट हो जाता है दोनों धर्मों के लिए। अच्छा, उसके बाद 1000 BC में किंग डेविड ऑक्यूपाई करते हैं या जीत जाते हैं जेरूसलम की एरिया को। उनका जो बेटा है किंग सोलोमन, उनके बेटे ने बनाया पहला टेम्पल, फर्स्ट टेम्पल फॉर जूस। अब कुछ ही साल में, दैट इज बेबीलोनियंस ने इस जगह को फिर से ऑक्यूपाई की 586 BC में, और पहला टेम्पल तोड़ दिया जाता है। इसी जगह पे फर्स्ट टेम्पल था। अभी आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन में भी काफ़ी सारे क्लूज मिल रहे हैं अबाउट द फर्स्ट टेम्पल। तो टेम्पल को तोड़ दिया जाता है और जूस को एग्जाइल में भेज दिया जाता है। जो यहाँ पे जूस रहते थे उनको जेरूसलम से निकाल दिया जाता है। अब उसके बाद 50 साल बाद फिर से पर्शियन किंग साइरस द ग्रेट कहा जाता है, वो जूस को बोलते हैं कि आप वापस आओ, और फिर से सेकंड टेम्पल बिल्ड की जाती है। अब सेकंड टेम्पल का जो ये वेस्टर्न वॉल है, इसको सेकंड टेम्पल का ही पार्ट माना जाता है। एक बार वो सेकंड टेम्पल हो जाता है तो जूस को लगता है कि फिर से वो लोग वापस आ सकते हैं, बिकॉज द टेम्पल हैज़ बिन बिल्ट, देयर इज़ अ होम फॉर देम नाउ। बट सैडली रोमन्स ने 70 AD में सेकंड टेम्पल भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, और तब से लेके आज तक ये टेम्पल फिर से नहीं बना है। अब
जो जूविश लोग हैं, दैट इज इजराइल में सबसे ज़्यादा जूविश लोग ही रहते हैं, तो जूविश लोगों के लिए उनका मानना है कि ये जो वॉल है ये सेकंड टेम्पल का वॉल है, और ये भी मानते हैं कि जो सेकंड टेम्पल का जो स्टेप्स है, गेट है, वो एक्चुअली नीचे चला गया है, इट इज़ नीचे, तो काफ़ी सारे टनल्स बनाए गए हैं एंड देखा गया है कि अब ये जो वेस्टर्न वॉल है एक्चुअली काफ़ी नीचे तक जाता है। उनका ये भी मानना है कि जो टेम्पल था, सेकंड टेम्पल था, वो एक्चुअली इस प्लेटफॉर्म के ऊपर है, इसीलिए जो रिलीजियस जूज होते हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे जाते ही नहीं हैं। उनका मानना है कि अगर वो गलती से भी होली ऑफ द होलीज में पैर रख देते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसी वजह से जो रिलीजियस जूज हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस वॉल के सामने तक आके प्रे करते हैं, इसके ऊपर नहीं जाते हैं। जो सेक्युलर जूज हैं, ज़्यादातर जो इजरायली पुलिस है वो कई बार जाती है फॉर लॉ एंड ऑर्डर, बट रिलीजियस जूज एक्चुअली ऊपर प्लेटफॉर्म में जाती ही नहीं है। मतलब अकॉर्डिंग टू देम इट इज़ सैक्रोसैंक्ट एरिया। ठीक है, तो ये है तोरा में द इम्पोर्टेंस ऑफ सेकंड टेम्पल जो लिखा गया था, और यही पूरी दुनिया में जूइश टेम्पल कहीं नहीं है, सिर्फ यही जगह है जहाँ पे वो लोग आके पूजा कर सकते हैं, अपने मांगे भगवान से, ये भगवान से जो बात वार्तालाप होती है वो यहीं पे आके कर सकते हैं। अच्छा, अब तोरा में ये भी लिखा हुआ है, जो पहले कुछ चैप्टर्स में ये भी लिखा हुआ है कि जो जूइश लोगों पे जब भी दिक्कत आए उनको जेरूसलम वापस जाना चाहिए, क्योंकि वहीं पे उनका घर है। इसको जायन भी बोला जाता है, हम बाद में जायनिज़म के बारे में बात करेंगे, बट इसको जायन भी बोला जाता है कि उनका जो घर है, जूइश लोगों अक्रॉस द वर्ल्ड, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ जेरूसलम ही हो सकता है। इसी वजह से जब होलोकॉस्ट में हिटलर ने इतने सारे जूस को मारना शुरू किया था, उसी वक्त सभी जूस, मेजॉरिटी, कुछ इधर उधर यूएस में भी गए थे, कहीं और भी इंडिया में भी आए थे जूस, बट मेजॉरिटी लोग सब गए थे जेरूसलम में, क्योंकि उनके लिए वही, उनके रिलीजियस किताब तोरा में यही था कि वापस घर जाना है तो घर तो जेरूसलम ही है। एंड इसी वजह से इजराइल स्टेट कहीं और नहीं हो सकता है, वो इसी जगह पे जेरूसलम के साथ ही हो सकता है अकॉर्डिंग टू जूइश पीपल। अब आते हैं सेकंड फेथ पे। सेकंड फेथ, अगर आप रेवलेशंस पे जाते हैं तो सेकंड रेवलेशन इज बाइबल और क्रिश्चियनिटी, बट हिस्टोरिकली हमें इस्लाम से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म में वेस्टर्न वॉल और अलक्सा मॉस्क, दैट इज़ इन वन प्लेटफॉर्म, इसी वजह से दोनों चीज़ों को साइड बाय साइड समझना ज़रूरी है। अब इस्लाम में कुरान शरीफ में लिखा है कि ये जगह क्यों इम्पॉर्टेंट है। 621 AD में प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा जाता है नाइट ट्रैवल किया था, मदीना से अलक्सा गए थे रात को ऑन द हॉर्स बुराक, इसे इसरा माना जाता है। और अलक्सा मॉस्क, अलक्सा का मतलब ही है द फारदेस्ट मॉस्क, फारदेस्ट मस्जिद। तो अलक्सा में जाके उन्होंने प्रेयर्स की थी, और उसके बाद द सेकेंड नाइट ट्रैवल होता है फ्रॉम द डोम ऑफ रॉक, फ्रॉम द डोम ऑफ रॉक जिसे मिराज बोला जाता है, टू हेवन, ही असेंडेड टू हेवन। और हेवन में जाके गॉड ने उनको इंस्ट्रक्शंस दी थी कि हाउ टू प्रे। तो प्रेयर्स की जो इंस्ट्रक्शंस आती है वो इस नाइट ट्रैवल के थ्रू आती है। इसीलिए इस्लाम में ये जो मस्जिद है अलक्सा मस्जिद, मक्का मदीना के बाद द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में आ जाता है। अब उमायद डायनेस्टी के समय पे ये मस्जिद फाइनली बनाया जाता है बाय अब्दुल मलिक। अब 1099 फर्स्ट क्रूसेड होता है। फर्स्ट क्रूसेड में मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच में रिलीजियस वॉर होता है, और जेरूसलम क्रिश्चियंस के अंडर आ जाता है। बट कुछ ही साल बाद दैट इज़ 1187 में सेकेंड क्रूसेड्स के दौरान सलादीन के लीडरशिप में जेरूसलम वाज रिकैप्चर्ड बाय मुस्लिम्स, और उसके बाद से ये मुस्लिम पावर में ही रहता है। ऑटोमन्स जब आते हैं अब 16th सेंचुरी के करीब, तब से लेके ऑटोमन डायनेस्टी के अंडर ही रहता है। मैंडेट पैलेस्टाइन जब 1920 में आता है तो फाइनली ये पावर शिफ्ट कर जाता है टू ब्रिटेन। बट फ्रॉम 1187 टू 1920 ये एरिया डिफरेंट एम्पायर ज़रूर थे, बट लार्जली मुस्लिम एम्परर्स के अंडर ही था। ठीक है, तो इसी वजह से उनका एक
बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चरल कनेक्ट है अपार्ट फ्रॉम रिलीजियस कनेक्ट। अब आते हैं द थर्ड एरिया। अब थर्ड रिलीजन क्रिश्चियनिटी के लिए, जैसे मैंने कहा था, चर्च ऑफ होली सेपल्कर इज इंपॉर्टेंट। वो इस प्लेटफॉर्म का पार्ट नहीं है, थोड़ी दूर जाके ही है, बट ओल्ड सिटी के अंदर ही है। वहाँ पे ये मान्यता है बाइबल के अकॉर्डिंग कि क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया था जब वो क्रॉस को लेके चल रहे थे। उस जो रास्ता है, वो स्ट्रीट है, उसको विया डोलोरोसा कहते हैं। उस स्ट्रीट में ऐसे 14 पॉइंट्स हैं, 9 बाहर है और 5 चर्च के अंदर है। तो जो 9 पॉइंट्स हैं वहाँ पे एक बार वो गिरे थे, एक बार मदर मैरी आई थी उनसे मिलने। तो ऐसे 8 पॉइंट्स हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कोई भी क्रिश्चियन पिलग्रिम जो जाता है ओल्ड सिटी, वो इन पॉइंट्स में जाके पूजा करते हैं एंड दे स्टॉप देयर, दे वर्शिप एंड देन दे मूव टू द चर्च। इस चर्च में ये भी है कि आफ्टर क्रूसिफिक्शन क्राइस्ट के बॉडी को यहाँ पे लेके आके जो उनके फॉलोअर्स थे उन्होंने उनका खून ये किया, क्लीन किया था। उसके बाद बरियल भी यहीं पे हुआ था उनका फाइनल। इसी वजह से ये चर्च क्रिश्चियनिटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि इस चर्च की जो चाबी है वो आज भी एक मुस्लिम फैमिली के पास है, क्योंकि कहानी ये है कि इतने सारे क्रिश्चियन सेक्ट्स हैं यहाँ पे, सब क्लेम करते हैं कि क्रिश्चियन ये सेक्ट के कंट्रोल में आएगा, दूसरे सेक्ट के कंट्रोल में आएगा, ऑर्थोडॉक्स, कैथोलिक सब लड़ते रहते हैं। इसी वजह से चाबी उन्होंने क्या किया कि एक मुस्लिम फैमिली को दे दिया, और फॉर सेंचुरीज जो उनका द फैमिली में वो चाबी हमेशा से उनके पास ही रहा है। तो आज भी जो चाबी है वो, इफ़ यू लुक एट इट, यहाँ पे इस कंपाउंड के बाहर ही वो रहते हैं, उनके पास इस चर्च की चाबी है। तो जो होली चर्च ऑफ होली सेपल्कर है वो क्रिश्चियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जो कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा है वो तो टेम्पल माउंट का है, चर्च का नहीं है। चर्च थोड़ी दूर में है, क्रिश्चियंस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो अलग है, बट टेम्पल माउंट इज़ वेयर इजराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट हैज़ बिगन। चलिए अब समझते हैं करंट जियोपॉलिटिक्स पे। बट करंट जियोपॉलिटिक्स से पहले हमें जाना पड़ेगा इजरायली स्टेट फॉर्मेशन पे। तो इजराइल जब स्टेट फॉर्मेशन की बात हो रही है, 1948 की जो वॉर होती है अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट पे, सबसे पहला वाला, फॉर द क्रिएशन ऑफ इजराइल स्टेट। तो इजराइल ने बहुत कोशिश किया था कि जेरूसलम भी इजराइल स्टेट में इंक्लूड हो जाए, बट तब नहीं हो पाया था। इंटरेस्टिंग सी बात है कि वेस्ट बैंक और जेरूसलम का कंट्रोल दिया जाता है टू जॉर्डन, वहाँ किंगडम ऑफ जॉर्डन को दिया जाता है, और 1 साल बाद किंगडम ऑफ जॉर्डन ऑफिशियली एनेक्स कर लेता है इस एरिया को, जेरूसलम को और वेस्ट बैंक को। और कई कंट्रीज़ ने जॉर्डन की इस स्टेप को क्रिटिसाइज़ किया था, बस ब्रिटेन और उनके कुछ अलाइज थे जिन्होंने सपोर्ट किया था, अदरवाइज मोस्ट कंट्रीज़ हैड एक्चुअली कंडेम्ड, क्रिटिसाइज्ड जॉर्डन फॉर एनेक्सिंग दिस एरिया। तो 1948 से ये एरिया एक्चुअली इजराइल के पास नहीं था। ये चीज़ बदलती है 1967। 1967 के वॉर में जो जेरूसलम एरिया है इजराइल कंप्लीटली कैप्चर कर लेता है और इमीडिएटली एनेक्स करके अपने टेरिटरी का पार्ट बना लेता है। और उस वक्त ये एरिया पे पैलेस्टीनियन लोगों को पुश किया जाता है टू द वेस्टर्न बैंक। तब से लेके आज तक जेरूसलम इज अंडर द कंट्रोल ऑफ इजराइल। बट 1994 में एक पीस ट्रीटी होती है जॉर्डन और इजराइल के बीच में, जहाँ पे यूएस एक प्रस्ताव रखता है कि जो टेम्पल माउंट, दैट इज़ जो ऊपर का प्लेटफॉर्म है, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर जॉर्डन के पास रहेगा। इसी वजह से एक जेरूसलम वक्फ बोर्ड भी बनाया जाता है, और जो ग्रैंड मुफ्ती ऑफ जेरूसलम है, ग्रैंड मुफ्ती ऑफ जेरूसलम को उसका हेड बनाया जाता है। तो जेरूसलम वक्फ बोर्ड बेसिकली टेक्स केयर ऑफ ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़, लॉ एंड ऑर्डर देखता है पूरा प्लेटफॉर्म का, और रिलीजियस मैटर पे ग्रैंड मुफ्ती ऑफ जेरूसलम का बेसिक इंचार्ज है। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि ऊपर का जो एरिया, टेम्पल माउंट का जो प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप अगर आप जाते हो तो वहाँ पे कोई भी इजरायली पुलिस नहीं मिलेगा आपको एंट्री पे मिलेगा, बट ऑन द प्लेटफॉर्म कोई नहीं मिलेगा।
ऊपर में जो लॉ एंड ऑर्डर होता है वहाँ पे लार्जली जेरूसलम वक्फ बोर्ड या जॉर्डेनियन पुलिस के लोग ही रहते हैं फॉर लॉ एंड ऑर्डर। अब दिक्कत कहाँ पे आती है? दिक्कत ये आती है कि हर फ्राइडे में जब फ्राइडे प्रेयर्स होती हैं तब जो पैलेस्टीनियन लोग हैं वो जाते हैं इस प्लेटफॉर्म पे और प्लेटफॉर्म से वो यहाँ से पत्थर फेंकते हैं ऑन द जूविश वर्शिपर्स, जिसके वजह से 2020, 21, 22 तीनों साल में इजरायली पुलिस को इस प्लेटफॉर्म में जाके क्राउड को डिस्पर्स करना पड़ा है, टीयर गैस थ्रो करना पड़ा है। अपार्ट फ्रॉम दैट कई सारे पैलेस्टीनियन लोगों को भी उनको जेल में भी ले जाना पड़ा है। उनका ये मानना है कि जब तक यहाँ पे पत्थरबाजी नहीं रुकेगी तब तक यहाँ ये लोग सेफ नहीं रहेंगे। और पैलेस्टीनियन लोगों से आप अगर पूछोगे तो वो लोग कहते हैं कि यही उनके पास ऑप्शन है टू डिमांड फॉर देयर राइट्स। इसी वजह से वो इसको कंटिन्यू करते हैं डिस्पाइट एस्केलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब आज के दिन जो हमास मांग रहा है, हमास बार बार कह रहा है कि जेरूसलम को पैलेस्टीनियन स्टेट के अंडर आना चाहिए, जेरूसलम को फ्री करना चाहिए। वो बेसिकली बात कर रहा है, इसी चीज़ की बात कर रहा है। वो ये चाह रहा है कि यहाँ पे इजरायली कंट्रोल ना रहे, टेम्पल माउंट पे इजरायली कंट्रोल ना रहे, जूविश पीपल यहाँ पे आके ना प्रेयर करे। वो ये हमास का ये मांग है कि ये कम्प्लीटली पैलेस्टीनियन लोगों के पास चला जाए। आप ही बताइए कि 1967 में इतनी मुश्किल के बाद जब इजरायली लोग इसको कैप्चर कर चुके हैं और अपना पार्ट मानते हैं, और इनके इफ़ यू लुक एट इट जूविश पीपल के लिए इतना इम्पोर्टेंट है ये जगह, क्या आपको लगता है इतनी आसानी से इजराइल जाने देगा? क्या आपको लगता है क्या ये फेयर है? इज़ इट फेयर फॉर द जूविश पीपल? एट द एंड ऑफ द डे ऑल रिलीजन्स टॉक अबाउट पीस। हर मज़हब यही बात करता है ना, अमन की बात करता है। बट पावर ऐसी चीज़ है वो हमेशा लड़ाई करवाता है। यही जो पूरा टेम्पल माउंट का किस्सा है वो भी यही है। यहाँ पे इफ़ इट इज़ गोइंग फॉरवर्ड, जब भी पीस नेगोशिएशंस होंगी, जेरूसलम पे क्वेश्चन ज़रूर होगा। यूएन ने बहुत कोशिश किया है कि इसको इंटरनेशनल सिटी डिक्लेयर किया जाए, बट इजराइल कभी ये नहीं मानेगा। यूएस ने भी फाइनली अपना एम्बेसी तेल अवीव से शिफ्ट करके जेरूसलम कर दिया है, क्योंकि यूएस का भी मानना है कि जेरूसलम तो इजरायली लोगों का है, जूइश पीपल का है। धीरे धीरे ये जो फेथ की प्रॉब्लम थी, ये जो धर्म की प्रॉब्लम थी, वो पॉलिटिकल बन चुकी है। और आज के दिन यही चीज़ है जो हमास यूज़ करके अपनी वायलेंस को लेजिटिमाइज कर रहा है। दिस इज द प्रॉब्लम टुडे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड जेरूसलम एंड आई होप यू अंडरस्टैंड कि जेरूसलम की प्रॉब्लम इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन तो नामुमकिन है। इसी के साथ ये डिस्कशन ख़त्म करते हैं। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।